Hello student, today we learn about cell theory, कोशिका सिद्धांत. In 1838, M.J. Schleiden, जर्मन बोटनिस्ट, ने यह ऑब्जर्व किया कि समस्त प्लांटों का निर्माण कोशिकाओं तथा ऊतकों के द्वारा होता है. ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, या ये कह सकते हैं कि सभी प्लांट्स या पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तथा ऊतकों के द्वारा निर्मित होते हैं. इसी समय एट सेम टाइम इन 1839 T.A. श्वान एक अन्य जर्मन जूलॉजिस्ट ने भी यह अध्ययन किया कि प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त एनिमल्स भी कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं. इन्होंने भी ये एक सेम कंक्लूजन दिया या एक समान बात कही. M.J. Schleiden तथा T.A. श्वान के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में की गई इस ऑब्जर्वेशन को आगे चल करके सेल थ्योरी का नाम दिया गया, या ये कह सकते हैं कि M.J. Schleiden तथा श्वान ने दोनों ने सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया गया या सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया. इनके द्वारा जो सेल थ्योरी दी गई थी, ये सेल थ्योरी, ये कोशिका सिद्धांत इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, या ये कहें कि नए जंतुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है. परंतु आगे चलकर 1885 में रुडोल्फ विर्चोव ने सर्वप्रथम इस बात को समझाया या ये एक्सप्लेन किया कि नई कोशिकाओं का निर्माण प्री एग्जिस्टिंग या पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, या ये कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं की विभाजन के द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है. इसे ओमेनस सेलुली ई सेलुला के नाम से भी जाना जाता है, या जिस प्रकार से प्रतिपादित किया गया या जहाँ से इसको लिया गया उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया. और इसका तात्पर्य भी यही है कि ये कोशिकाएं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं. तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने श्वान तथा स्लाइडिन के द्वारा दी गई थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप देने का प्रयास किया. श्वान और स्लाइडिन के द्वारा प्रतिपादित थ्योरी के निम्नलिखित बिंदु हैं, जिनको वन बाय वन हम समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. या इन्होंने ये कहा कि समस्त कोशिकाएं
जीवों की संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं या समस्त जीव कोशिकाओं या इनके प्रोडक्ट के द्वारा निर्मित होते हैं। हम जानते हैं कि कोशिकाएं समस्त जीवों का निर्माण करती हैं क्योंकि जीव ऊतक, अंग तथा अंगतंत्र के द्वारा बने होते हैं। इन सभी का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है, या ये कह सकते हैं कि टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सेल्स के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसके आधार पर यह कहा जाता है कि समस्त जीव की कोशिका एक स्ट्रक्चरल यूनिट है या संरचनात्मक इकाई है। आगे चलकर यह कहा गया, संख्यात्मक दृष्टि से हम देखें तो कुछ जीव यूनिसेलुलर होते हैं या एक कोशिकीय होते हैं। कुछ जंतु या कुछ जीव मल्टीसेलुलर होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं संख्या के आधार पर। साथ साथ इस थ्योरी में ये कहा गया कि सेल में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है तथा इसमें न्यूक्लियस होता है, या ये कहें कि सेल हैज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, यानी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस पाया जाता है, जिससे कोशिकाएं जीवों की समस्त क्रियाओं को संपन्न करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिका जीवों की स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसके साथ ये फंक्शनल यूनिट है तथा ये हेरिडेटरी यूनिट है या आनुवंशिक इकाई के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म, इसमें उपस्थित ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस जैसे ऑर्गेनेल्स में उपस्थित हेरिडेटरी मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, ये कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या समस्त क्रियाओं को प्रतिपादित करते हैं, या ये कह सकते हैं कि किसी कोशिका में होने वाले समस्त कार्यों का नियंत्रण इसमें उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा होता है, या इसके द्वारा या सेल के द्वारा किए गए कार्य आनुवंशिक पदार्थ का ही प्रतिरूप होता है। इसलिए कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल इकाई के साथ साथ हेरिडेटरी यूनिट भी है या आनुवंशिक इकाई भी है। इस सेल थ्योरी के ऊपर आगे चल कर कुछ ऑब्जेक्शन आए, क्योंकि कुछ पॉइंट इस कोशिका सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाए गए थे। तो जो ऑब्जेक्शन आए इसको हम देखते हैं। कि प्रथम ऑब्जेक्शन ये रहा कि सेल थ्योरी नॉट एप्लीकेबल ऑन वायरसेस, वायरस की जो क्रिया विधि है इसके ऊपर कोशिका सिद्धांत अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस डेड तथा लिविंग दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं के अंदर जब ये प्रवेश करता है तो लिविंग प्रवृत्ति का होता है, और जब कोशिकाओं या किसी लिविंग बीइंग से बाहर होता है तो ये डेड पार्टिकल की तरह कार्य करता है। तो इस थ्योरी के द्वारा इसके विभाजन आदि को
इसके लिविंग तथा नॉन लिविंग भाग को ये थ्योरी ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये रहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी ये कोशिकाएं अपने समस्त कार्यों को प्रतिपादित करती हैं। क्योंकि सेल थ्योरी में ये कहा गया है कि सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ है, मगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है, मगर फिर भी अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर रही हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे कुछ कोशिकाएं आरबीसी, मेसियोर ट्यूब्स प्लांट्स में जो पाई जाती हैं, आदि कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी ये समस्त कार्यों को प्रतिपादित करती हैं या इनके द्वारा इन कोशिकाओं से संबंधित कार्य पूर्ण किए जाते हैं। इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत को इन वैज्ञानिकों ने समझाया। कुछ इसके ऑब्जेक्शन आए, जिन ऑब्जेक्शन के ऊपर भी आगे चलकर चर्चा हुई। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी ने कोशिका सिद्धांत को ठीक से समझा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।